हेलो, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। ओके, तो हम अपने चैप्टर नंबर 4 डिप्रिसिएशन के कंप्लीशन पे हैं ऑलमोस्ट, है ना? यस। सो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। दो छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स बचे हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स बचे हैं। सिर्फ उनको समझते हैं एंड विल बी डन फॉर दिस चैप्टर। ओके, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यस, वन सेकेंड, मैं एक मिनट अपना नोट्स खोल लूँ। एक मिनट। यस, तो ना दो सिर्फ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। हमने जो भी पढ़ना था वो अब पढ़ लिया है। उसके बाद हम एक और क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। कल ही मोस्ट प्रॉब्ली हम एक दो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन के। ठीक है, ओके, चलो। तो बात आती है एक टॉपिक की जहाँ पे डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट से कंपेयर किया जा रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे हम फंड्स जमा करेंगे रिप्लेस करने के लिए। चलो, मैंने इसका एक चीज आपको पहले बताई भी हुई है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ आपको कैसे। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपन करते हैं जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, है ना? ये अपन करते हैं डेप्रिसिएशन का कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपन डेप्रिसिएशन, है ना? ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं अपन, जो भी कॉस्ट है और जो भी रीसेल वैल्यू है उसको माइनस करके जो वैल्यू निकलती है, मान लो कि कॉस्ट है हमारी 2 लाख की, रीसेल वैल्यू है 50,000 की। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? ये हो गया 1.5 लाख का, है ना? माइनस करके यूजफुल लाइफ मान लो कि 10 ईयर्स की है, तो हमारा हर साल 15,000 का डेप्रिसिएशन जाएगा। कितने सालों के लिए? 10 ईयर्स। ठीक है, 15,000 डेप्रिसिएशन फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, हर साल 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 10 साल बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 50,000 वैल्यू हो जाएगी, और फिर हम उसको सेल कर देंगे। ठीक है, हम उसको क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। ये ठीक है, पता है। अब ये हम क्यों करते हैं? हमने 15, जैसे कि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है। मतलब जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हो, प्रॉफिट में से इतना सा हिस्सा, 15,000 का हिस्सा जब आप साइड में रख रहे हो, ठीक है, 15,000 का हिस्सा साइड में रख रहे हो, कैश हमारी फर्म से कहीं नहीं जा रहा, कैश हमारे बिजनेस से कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं। प्रॉफिट में से 15,000 रुपए हर साल हम रखते जा रहे हैं। मतलब हमने 10 साल बाद 1.5 लाख को क्या कर लिया है? अक्यूमुलेट कर लिया है। क्या कर दिया है? अक्यूमुलेट कर लिया है। अब जब हम सेल करेंगे, कोई इस चीज को सेल करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा, और जब हम रिप्लेस करेंगे तो हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं। इस पैसे को अक्यूमुलेट जो हुआ है डेप्रिसिएशन, उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कैश, ये जो एक्सपेंस था, ये कैश में कभी 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 बाहर नहीं गया, नॉन कैश एक्सपेंस था। मतलब हमारी बिजनेस से कभी कुछ बाहर गया ही नहीं, कभी कुछ बाहर गया ही नहीं। ये पैसा बस सेव होता गया, प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकलता गया। जैसे आप सेविंग में से एक हिस्सा निकालते जाते हो, फिर 10 साल बाद उसको यूज करते हो, तो आपका पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है ना। वैसे ही आप अपने प्रॉफिट में से 15,000 15,000 15,000 हर साल निकालते जा रहे हो, एंड उसको एक जगह डेप्रिसिएशन अकाउंट में रखते जा रहे हो, है ना? उससे क्या हो रहा है कि आपका पैसा अक्यूमुलेट होता जा रहा है, आपका कैश भी बाहर नहीं जा रहा है, और इस पैसे को आप रिप्लेसमेंट के टाइम पे यूज कर सकते हो। बट यार, थियोरेटिकली ना ये चीज सही लगती है, बट जब अपन रियल लाइफ में करते हैं, तो रियल लाइफ में कुछ चीजें हैं जो हम सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं कर पाते। जैसे कि बात कर रहे हैं अपन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स की, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो मान लो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपने एक मशीन बाय करी है 1 लाख की, मशीन बाय करी है 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख की मशीन बाय करी है, और उसकी जो लाइफ है 10 साल की, लाइफ है 10 साल की। ठीक है, आपने इसको रिप्लेस किया, आपने इसको रिप्लेस किया मान लो 10 साल बाद, 10 years later, आपने इसको रिप्लेस किया, इस मशीन को रिप्लेस किया। अब ये मशीन पड़ रही है 2.5 लाख रुपए की, ये मशीन पड़ रही है अब 2.5 लाख रुपए की। बट आपके पास हर साल आपने जब 10K
डेप्रिसिएशन फॉर 10 ईयर्स लगाया था, तो आपके पास कितना पैसा एक्यूमुलेट हो गया था? 1 लाख रुपीज अक्यूमुलेट हो गया था। ठीक है, 1 लाख रुपीज अक्यूमुलेट हो गया था। आपने रिप्लेस किया तो 2.5 लाख, मतलब कि आपके पास कितना पैसा है? सिर्फ 1 लाख है अक्यूमुलेट किए हुए। 1.5 लाख का क्या? इसको तो आपको अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे सोर्सेस से, दूसरी तरीके से आपको 1.5 लाख का पैसा भरना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, ये डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि ये इस वज़ह से आ रही है, मशीन जो 1 लाख की थी, अब वो 2.5 लाख की हो गई है बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, बेटर क्वालिटी, ठीक है? बेटर क्वालिटी हो गई, एडवांस्ड हो गई ये चीज़ें, तो अब वो वैल्यू से नहीं मिलेगी। इन्फ्लेशन की वज़ह से बेटर क्वालिटी हो गई, एडवांस्ड हो गई मशीनरी, तो अब वो 1 लाख की नहीं मिलेगी, अब वो 10 साल बाद 2.5 लाख की मिल रही है ना? हमारे पास डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 लाख का कैलकुलेटेड था। इसी वजह से जो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का जो थ्योरी हम लगाते हैं ना, ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है फंड्स को जमा करने के लिए, ठीक है? क्योंकि इतने फंड से तो हमारा रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला, इतने फंड से तो हमारा रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं मार्केट में जिसकी वजह से एसेट की प्राइस बढ़ जाती है फ्यूचर में जाके, ठीक है? तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। चलो लेट्स रीड क्या बोल रहे हैं। ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, इसमें कुछ भी हमको प्रैक्टिकल नहीं करना। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, depreciation or historical cost may not generate enough funds to replace the asset since replacement cost is typically higher than original cost. ये तो हमको पता चल गया। ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी 1 लाख, हमने जनरेट कितना किया? 1 लाख फंड ही जनरेट कर पाए हैं रिप्लेस करने को एसेट को, है ना? बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो टिपिकली ज्यादा ही होती है ओरिजिनल कॉस्ट से, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है ना? प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम मैंने अभी आपको समझाई, यही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई कि मशीन 1 लाख की पड़ी, 10 साल की, रिप्लेस करिए 2.5 लाख से, अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 लाख है विच इज इनसफिशिएंट। जो शॉर्टफॉल है 1 लाख का, आपको अदर सोर्सेज से लेके आना पड़ेगा। अब डिफिकल्टीज क्या है यूजिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम? रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम क्या होता है, मैं पहले आपको वो समझा देती हूँ, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम, ठीक है? पहले रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि हम ये मानते हैं कि हमारी 1 लाख की वैल्यू तो है ना? 1 लाख की क्या है? ओजी कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, जो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, वो 2.5 लाख होगी। हमको ये फर्स्ट डे से पता है, फर्स्ट डे से पता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट 2.5 लाख होगी। तो हम क्या करते हैं? 2.5 लाख को 10 साल से, 10 ईयर्स को, 2.5 लाख को 10 साल से डिवाइड करते हैं, आएगा 25,000। और हम ये क्या करेंगे? हम करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25,000 एवरी ईयर, ठीक है? तो 10 साल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद वैल्यू हो जाएगी 2.5 लाख की, ठीक है? उसके बाद रिप्लेस कर दो। अब इसमें दिक्कतें क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम में दिक्कतें क्या है, ये समझो। हमने सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लो, फिर अपन पढ़ते हैं, उससे अपन को दिक्कतें समझ में आएंगी। हमारा ओरिजिनल कॉस्ट था 1 लाख, हमने बोला कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी 2.5 लाख रहेगी, एक हमने फर्स्ट डे पे डिसाइड कर लिया, है ना? और ये बोला कि 10 साल तक हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब हम 25,000 हर साल चार्ज करेंगे, तो 10 साल बाद हमारे पास 2.5 लाख रुपए जमा हो जाएगा। फिर हम रिप्लेस कर देंगे, फिर हमारे पास इनसफिशियंट फंड्स नहीं होंगे। ये होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम, ये बोलता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम, ठीक है? अब डिफिकल्टीज क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम की? डिफिकल्टीज क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम यूज करने की? तो वो हम चीज समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो एस्टिमेटिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एडवांस इज डिफिकल्ट। आप कैसे बता सकते हो कि 10 साल बाद इस फोन की वैल्यू क्या रहेगी? इस फोन की वैल्यू 10 साल बाद क्या रहेगी, कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते आप। ये एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। आप एग्जैक्ट एस्टिमेट तो कभी लगा ही नहीं सकते। तो एस्टिमेट करना रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो कि फ्यूचर में क्या रहेगी एडवांस में, वो बहुत डिफिकल्ट है। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, मतलब जो आईटी एक्ट है हमारा, इनकम टैक्स एक्ट है, उसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो नहीं बोलता कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम यूज करो। तो मतलब हम आईटी एक्ट के हिसाब से रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम यूज कर ही नहीं सकते। Preferred only using inflationary conditions only during,
नॉट सुटेबल ड्यूरिंग फॉलिंग प्राइसेस, मतलब कि सिर्फ इन्फ्लेशन के टाइम पे ही ये जो सिस्टम है ये काम करता है। डिफ्लेशन अगर होगा तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। जो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम है सिर्फ इन्फ्लेशन के टाइम पे ही काम करता है, सिर्फ इन्फ्लेशनरी कंडीशन में काम करता है, डिफ्लेशन के टाइम पे काम नहीं करेगा। दूसरा, कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स depreciation on original cost. Any surplus या deficiency on sale goes to P&L account. कंपनीज एक्ट भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है कि हम तो डेप्रिसिएशन ओजी कॉस्ट पे ही चार्ज करते हैं, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करेंगे। ठीक है, जो भी सरप्लस और डेफिशिएंसी आती है उसको हम P&L अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं, या तो प्रॉफिट दिखा देंगे या तो लॉस दिखा देंगे, जो हम नॉर्मल तरीके से अभी तक करते आ रहे हैं, है ना। तो जब कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट ओजी कॉस्ट पे कैलकुलेट करता है, वो रिप्लेसमेंट सिस्टम पे मेथड पे नहीं करता। तो कंपनीज एक्ट भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, इनकम टैक्स भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। न्यू एसेट्स आर यूजली बेटर क्वालिटी, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द ट्रू कॉस्ट ऑफ अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, मतलब कि जब भी नया एसेट आता है, अब ये जो मोबाइल है ये आज ठीक है, 10 साल बाद ये नहीं होगा, इसकी बेटर क्वालिटी आ जाएगी, अच्छे एडवांस फीचर्स आ जाएंगे, राइट। तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्या फीचर्स आएगा, उसका ट्रू कॉस्ट क्या रहेगा। और इसका इसी के साथ रिप्लेसमेंट अगर कर दे, इस मोबाइल को इसी मोबाइल के साथ 10 साल रिप्लेसमेंट कर दे तो भी वो क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो हम वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम ही है कि आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट एडवांस में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बेटर क्वालिटी हो गई है, बेटर फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपको ट्रू कॉस्ट कैलकुलेट करने ही नहीं देगी, करते ही नहीं बनेगा आपसे। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती। कंपनीज एक्ट के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है ना। एंड इन्फ्लेशन के टाइम पे ही मेथड ठीक चलता है, डिफ्लेशन में ये मेथड नहीं चल पाएगा। ठीक है, नहीं चल पाएगा। तो ये डिफिकल्टीज है रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिस्टम कैलकुलेट करने की, आपको खुद ही दिख रहा होगा। कैसे हम रिप्लेसमेंट मान लेंगे कि इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा, हम एडवांस में एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। नाउ यहाँ पे आपको डिफिकल्टी प्रॉब्लम तो बता दी और सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन भी बता रहे हैं क्या है सॉल्यूशन। स्टेप्स टू ओवरकम डिफिकल्टीज। ठीक है, एस्टिमेट द एडिशन अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ओवर एंड ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब ये बोल रहे हैं कि आप बस एस्टिमेट कर लो कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कितना रिप्लेसमेंट कॉस्ट लग सकता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल लो। ट्रांसफर दिस अमाउंट ईयरली। कैसे ट्रांसफर करोगे, रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट बनाओगे आप। ठीक है, रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट बनाओगे, जो आपकी कहाँ पे दिखेगा, जो आपके एसेट वहां पे कैपिटल के साथ जो वहां पे रिजर्व्स रहते हैं ना, उधर पे दिखेगा। या आपने एक रिजर्व बना लिया रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट से, आप P&L को डेबिट करोगे, रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। एंड वहां पे अमाउंट ईयरली जो रिप्लेसमेंट वाला है वो जाता रहेगा। फिर क्रेडिट द रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट विथ इंटरेस्ट ऑन द अक्यूमुलेटेड बैलेंस एनुअली। हर साल उस पे इंटरेस्ट भी चढ़ाते जाओ, उस पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी चढ़ाते जाओ रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट में, जिसमें उसमें पैसा जमा जमा होता रहे, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस जमा होता रहे, इसको आप फिर यूज कर लो। बस यही स्टेप्स दिए हैं, सिंपल सी चीज है। हमें जो डिफिकल्टीज बताई है उसका ओवरकम करने का एक ही सोल्यूशन है कि आप रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट बना लो, एस्टिमेट कर लो कि कितना रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो सकता है। हर साल रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट में P&L से डेबिट करके अमाउंट क्रेडिट करते जाओ रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो P&L से आपने थोड़ा पैसा प्रोपोर्शनेटली उसमें डालते गए, एंड रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट पे इंटरेस्ट भी चढ़ाते जाओ, इंटरेस्ट भी डालते जाओ, तो एक पैसा अक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर उसको यूज करो रिप्लेसमेंट के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या रिप्लेसमेंट थ्योरी समझ में आ गई, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स का क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस मालूम होना चाहिए आपको कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन है इसका, है ना। ये हो गया डन। क्या इसमें कोई दिक्कत थी? अब आ गए हम लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, विच इज अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहले तो ये समझो कि जब टेंजिबल एसेट, अच्छा मैं इसको आपको इससे ही समझा देती हूँ, इसके डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट्स पे। नाउ व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स, व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, दैट इज टैंजिबल एसेट। जो कि प्रेजेंट है, जो एग्जिस्टेंस में, मतलब कि ये फोन टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, उसको मैं फील कर सकती हूँ, है ना, दैट इज टैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट्स जो वो होते हैं विच यू कैन नॉट टच, ना उनको आप देख सकते हो, कैन नॉट सी देम,
वो बस है, वो एग्जिस्ट करती हैं, बट ना आप उनको टच कर सकते हो, ना आप उनको देख सकते हो, वो इनटेंजिबल है, मतलब कि आप उसको टच नहीं कर सकते हो। जैसे कि ट्रेडमार्क, आपके कम बिजनेस का ट्रेडमार्क, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप उसको देख सकते हो कि कहीं पे वो रखा हुआ है? नहीं देख सकते। बट वो एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है, वो आपके लिए क्या है? एक एसेट है। जैसे कि पेटेंट हो गया, जैसे कि गुडविल हो गई, आपकी गुडविल, कंपनी की गुडविल, कंपनी का पेटेंट राइट, है ना? ये सब चीज क्या है? ये सब चीज इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती है, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप फील नहीं कर सकते, है ना? जिनको आप देख नहीं सकते। ये सब कुछ एग्जिस्ट करती है, बट ये प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं है, इनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ठीक है? ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली नहीं है। जबकि टेंजिबल एसेट्स, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए, ये सब टेंजिबल है, ये सब दिख रहे हैं, ये फिजिकली अपीयर होते हैं, फिजिकली होते हैं। तो डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, और वही डेप्रिसिएशन जब अपन इनटेंजिबल पे लगाते हैं तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। समझ में आया? डेप्रिशिएट मतलब कि डिमिनिश इन वैल्यू ओवर टाइम, अमोर्टाइज ग्रेजुअली राइट ऑफ अ कॉस्ट ओवर अ पीरियड, मतलब कि डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि आप एक एसेट की वैल्यू ओवर द टाइम डिमिनिश करते जा रहे हो, डिमिनिश करते जा रहे हो। अमोर्टाइज का मतलब होता है कि आप राइट ऑफ कर रहे हो उसकी कॉस्ट को, राइट ऑफ। आपने पेटेंट लिया था 1 लाख का, ये पेटेंट चलेगा आपका 10 साल, ठीक है? तो आप हर साल 10,000 से इसको राइट ऑफ करते जा रहे हो, कि मैंने पेटेंट हर साल 10,000 का यूज करते गए, है ना? हर साल आप इसको ग्रेजुअली राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब अपने बैलेंस शीट से हटा रहे हो, ठीक है? इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको आप सेल नहीं कर सकते, है ना? इसकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू नहीं होती है। मल्टीपल मेथड्स यूज होते हैं डेप्रिसिएशन में, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, अपन ने बहुत सारे मेथड्स देखे थे, पढ़ा अपन ने, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी है ना? बट अमोर्टाइजेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है, सिर्फ एसएलएम मेथड ही यूज करता है अमोर्टाइजेशन, मतलब यहाँ पे कोई डिमिनिशिंग वैल्यू यूज नहीं होगा, कोई रिप्लेसमेंट वैल्यू यूज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एसएलएम यूज होता है। मतलब आपने 1 लाख को 10 साल यूज किए हो, तो 10 ईयर से डिवाइड कर दो, 10,000, हर साल 10,000 राइट ऑफ करते जाओ। एक्सीलरेशन कैन बी एक्सीलेटेड, मतलब कि डब्ल्यूडीवी में अपन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में हायर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके बाद कम होते जाते हैं, है ना? बट अमोर्टाइजेशन में वो चीज नहीं होती, कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, हम सेम अमाउंट एवरी ईयर चार्ज करते हैं, हर साल एक अमाउंट चार्ज करते हैं, नहीं ना तो हायर ना तो लोअर, ठीक है? सैल्वेज वैल्यू, डेप्रिशिएबल बेस इज रिड्यूस्ड बाय सैल्वेज वैल्यू, कि हम ये सोचते हैं कि इसको बेचने के टाइम पे इतना रेसिडुअल वैल्यू बचेगा, इतनी स्क्रैप वैल्यू बचेगी, उसको माइनस करने के बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट? अमोर्टाइजेशन जब करते हैं इंटेंजिबल एसेट पे, तो इंटेंजिबल एसेट की कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होती, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होती, एंड कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं होती, ना कोई सैल्वेज वैल्यू होती है, ना कोई रीसेल वैल्यू होती है, क्योंकि हमारा पेटेंट है, हमारा ट्रेडमार्क है, हमने खरीदा है हमारी कंपनी के लिए, ये किसी को आप सेल नहीं कर सकते हो, या ऐसी कोई सेल वैल्यू यूजुअली नहीं होती है। कॉन्ट्रा अकाउंट रिकॉर्डेड बाय कॉन्ट्रा अकाउंट, मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन जो आप बनाते हो ना, इसको आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अमोर्टाइजेशन को आप डायरेक्टली ही क्रेडिट करते हो इंटेंजिबल एसेट अकाउंट से, डायरेक्टली ही क्रेडिट करते हो। तो आपको समझ में आया कि अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे लगता है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है, ओके? से बात दोनों की सेम ही है, बात दोनों सेम ही कर रहे हैं, कि वो वैल्यू को कम करते जा रहे हैं या वैल्यू को राइट ऑफ करते जा रहे हैं। बट बात क्या है कि अमोर्टाइजेशन आप कब नाम यूज करोगे? जब इंटेंजिबल एसेट की बात आएगी, और डेप्रिसिएशन आप नाम यूज करोगे जब टेंजिबल एसेट की बात आएगी, ठीक है? Okay. Amortization is the accounting practice of spreading the cost of intangible asset over its useful life. It is equivalent to depreciation but applies to non-physical asset. मतलब कि depreciation जैसा ही है, but आप non-physical asset जो intangible asset है, उसकी वैल्यू को जब कम कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, स्प्रेड करके ओवर द ईयर्स, ओवर द यूजफुल ईयर्स, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, एग्रीमेंट्स फ्रेंचाइजी के, कॉपीराइट्स, गुडविल, सॉफ्टवेयर, बॉन्ड इशुएंस कॉस्ट और ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, ये सब चीजें जो हैं, ये फिजिकली अपीयर नहीं होती, आप टच नहीं कर सकते, सी देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बट ये है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, कॉपीराइट्स है, ये सब होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। फीचर्स क्या इंटेंजिबल एसेट्स के? नहीं, फीचर्स अमोर्टाइजेशन क्या है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन बेसिस यूज करता है, सेम अमाउंट रिकॉग्नाइज इन ईच पीरियड, हर साल एक अमाउंट से हम यूज करते हैं। जनरली कोई रेसिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू नहीं होती इंटेंजिबल एसेट की,
मे बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द इंटेंजिबल एसेट अकाउंट, डायरेक्टली हम इंटेंजिबल एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। नो एक्सेलरेशन, अमाउंट इज सेम वेदर एसेट इज ओल्डर एंड न्यूअर, चाहे नया एसेट हो पुराना एसेट हो, एक ही अमाउंट से अमोर्टाइज करते जा रहे, एक ही अमाउंट से अमोर्टाइज करते जा रहे, एक ही अमाउंट से कम करते जा रहे हैं। तो ये फीचर्स ही यहाँ पे डिफरेंसेस बने थे उसके, वही चीज। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं अब आपको लिखवा नहीं रही हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको यहीं पे समझा दे रही हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। क्लास खत्म ही हो जाएगी इसके बाद, छोटी क्लास है क्योंकि यहाँ पास टॉपिक अब ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, एबीसी एंड कंपनी रजिस्टर्ड अ पेटेंट, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट आ गया, 1 अप्रैल 2024 को, डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 12 लाख प्लस लीगल एंड रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख की, मतलब डेवलप किया था हमने पेटेंट कितने का, 12 लाख की कॉस्ट का, और उस पे रजिस्ट्रेशन फी कितनी थी, 1 लाख की। तो 2024, तो अप्रैल 2024 को हमने बैंक में डेवलपमेंट कॉस्ट 12 लाख डाल दी पेटेंट की, और लीगल एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट डाल दी 1 लाख की, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, परचेज की एंट्री हो गई, ये हमारी हो गई परचेज की एंट्री, जो अपन सेम मशीन परचेज करते थे तो ऐसी एंट्री करते थे, वही एंट्री हमने कर दी। पेटेंट ग्रांटेड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल का पेटेंट है, ये कितना हुआ, 13 लाख की प्राइस हो गई, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ हो गई, तो मतलब 1.3 लाख का अमोर्टाइजेशन आप हर साल लगाओगे। बुक क्लोज 31 मार्च, शो पेटेंट अकाउंट एंड अमोर्टाइजेशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 2025-2026, 2 साल का आपको बताना है। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी, 13 लाख की हो गई, यूजफुल लाइफ है 10 साल की, रेसिडल वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एनुअल अमोर्टाइजेशन कितना लगेगा, 13 लाख डिवाइड बाय 10, 1.3 लाख। कितना इजी था, कितना इजी था। अब 2024 में अपन ने 1 अप्रैल को खत्म बाय कर ली, साल भर कंप्लीट हुआ 2025 को, ठीक है। हमने अमोर्टाइजेशन लगाया 1,30,000 का, बैलेंस बचा है हमारा 11,70,000 का, इसको हम लेकर आए यहाँ पे, बैलेंस कैरेट डाउन किया 1,70,000 का। फिर उसमें ना तो कोई सेल है ना तो कोई परचेज, सेल हुआ तो देख लेना, सेल वैसे होती नहीं है ये, क्योंकि हमारा खुद का क्या है, पेटेंट है, हमने सेल नहीं किया। हमने इसे फिर से अमोर्टाइजेशन साल भर का लगा दिया, कितने का, 1,30,000 का। अब वैल्यू बची 10,40,000 की, ये आ जाएगी फिर नेक्स्ट ईयर। तो यही चलता रहेगा 10 साल तक, यही चलता रहेगा 10 साल तक। हमको 2 साल का बोला था, 31 मार्च 25, 31 मार्च 26 का, तो हमने 2 साल का यहाँ पे अकाउंट बना दिया, तो पेटेंट अकाउंट बन गया। क्या ये इजी था, डेप्रिसिएशन जैसे ही था। अमोर्टाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जहां हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं वहां पे अमोर्टाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अमोर्टाइजेशन कहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है, तो उसकी एंट्री कर दो 31 मार्च 25 की, 1,30,000 की। तो पेटेंट अकाउंट पर हमने 31 मार्च 25 को 1,30,000 डाल दिया, और पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 1,30,000, क्योंकि अमोर्टाइजेशन अकाउंट क्या है हमारा, एक्सपेंस अकाउंट है। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट पी एंड एल में हम ट्रांसफर करके अकाउंट क्लोज कर देंगे। सेकंड में, बाय अमोर्टाइजेशन 31 मार्च 26, 1,30,000, तो आपने 31 मार्च 26 को पेटेंट अकाउंट को 1,30,000 से कर दिया आपने यहाँ पे क्रेडिट, एंड यहाँ पे पीएनएल में आपने ट्रांसफर कर दिया 1,30,000 से। ये आपका अमोर्टाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, क्लोज, बंद हो गया, मतलब कि ये अकाउंट भी खत्म। क्या ये समझ में आया, क्या ये पूरी चीज समझ में आ गई जो हमने पढ़ी है, इज इट क्लियर। अमोर्टाइजेशन कितना इजी था, कितना इजी था इसका क्वेश्चन सॉल्व करना, कितना इजी था। चलो चलो, अब मैं एक बार जो अभी तक जून के क्वेश्चंस आए उसमें अगर डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, अपन इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, जो अपने एक्चुअल जून के अटेम्प्ट में आया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। एंड जो अभी तक हमने 3 चैप्टर्स किए हैं ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इसमें अपन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना अभी अटेम्प्ट में, अपन इसको कल सॉल्व करने वाले हैं। कल अपन ये 3 जो चैप्टर्स हैं इसके क्वेश्चंस जो भी जून अटेम्प्ट में आए हैं वो कल अपन सॉल्व करेंगे। आई होप कि बाकी सब आपको क्लियर है। आप ये 3 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस हैं जो भी तो वो सॉल्व कर लो, जो भी आपकी बुक में दिए हैं मॉड्यूल में। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कल ही प्रोवाइड करूंगी, फिर आप उसके 3 चैप्टर्स के आराम से करते रहना, ठीक है। चलो, अब अपन मिलते हैं कल। आज की क्लास तो ये छोटी रही, बट अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं कल की क्लास में। कल अपन क्या करेंगे, कल अपन जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगी, वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तो कल सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लास रहेगी, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लास रहेगी, ओके। यस, तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए बाय बाय।